प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमेश पर घर से निकालने का आरोप लगा दिया। तेज प्रताप यादव के बाद जिस ढंग से रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। ये पीड़ा एक बहन की है। जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा, जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है। ये दर्द उस बेटी का है जिसने पिता को अपनी किडनी तक दान कर दी थी। का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। आप पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी के आंखों में गुस्सा दिखा और रुआंसी आवाज सुनाई दी। रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर सबसे बड़ा आरोप लगाया। आरोप परिवार से निकालने का, आरोप बदनाम करने का, आरोप गाली दिलवाने का और आरोप चप्पल चलाने का। रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की वो बेटी है जिसने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान दे डाली। लेकिन आज लालू प्रसाद की उसी बेटी ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर, उनके नजदीकी संजय यादव और रमीज नेमत पर गंभीर आरोप लगाया है। रोहिणी आचार्य ने संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव पर घर से निकालने का आरोप लगाया है। का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा, जबकि संजय यादव चाणक्य बने फिर रहे थे। और जब कार्यकर्ताओं ने सवाल पूछा, संजय यादव पर सवाल किया, तो तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज भड़क गए और रोहिणी आचार्य को घर से निकाल दिया। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। रोहिणी सिर्फ इतने पर ही चुप नहीं रही, बताया कि संजय यादव को लेकर सवाल पूछने पर उन्हें बदनाम कराया जा रहा है, गालियां दिलवाई जा रही हैं, यहां तक कि चप्पल तक चलाया गया। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा, जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के पहले और बाद तक लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप संजय यादव को जयचंद बताते रहे हैं। अब रोहिणी ने भी वैसा ही आरोप लगाया है। दोपहर में सोशल मीडिया एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में संजय यादव और रमीज का नाम रोहिणी ने लिया था। अभी लोग उस पोस्ट का अर्थ समझ ही रहे थे कि रोहिणी ने सीधे सीधे पटना से लौटते समय संजय यादव के साथ ही छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि लालू परिवार में खटपट का जो आरोप विरोधी लगा रहे हैं, क्या वो वाकई सच है? क्या लालू परिवार में सचमुच महाभारत छिड़ चुका है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रोहिणी आचार्य के आरोपों पर सियासत सुलग गई है। बीजेपी ने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, तो कांग्रेस का ये कहना है कि ये राजनीति नहीं, परिवार का मामला है। देखिए, बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस बेटी ने लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर जीवित किया, जान बचाई, उस बेटी को उसी लालू परिवार में उनके पिता की पार्टी में चप्पल से मारने की बात करना और उस पार्टी से बाहर निकाल देना, परिवार से बाहर निकाल देना। संजय यादव ने, रमीज ने सबसे पहले तो तेज प्रताप यादव का शिकार किया तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, अब रोहिणी आचार्य को पार्टी और परिवार से बेदखल करवा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, नितांत पारिवारिक मामला है, कोई राजनीतिक मामला नहीं है। और हमारा जो गठबंधन है वो राजद से है, किसी परिवार से नहीं है। इसलिए किसी पारिवारिक मसले पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी।
बिहार में चुनाव हारने के बाद लालू परिवार में फूट देखने को मिल रहा है, जिस पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि लालू परिवार में कलह होना पहले से ही तय था। आरजेडी में अपराध, भ्रष्टाचार और बाहरी लोगों का बोलबाला होगा तो नाराजगी बढ़ेगी। जाहिर बात है ये सब होना ही था। जिस प्रकार से ये पूरा आरजेडी चलता है, ये परिवार को लेके चलता। अब परिवार के जो असिस्टेंट थे वो परिवार के मालिक हो गए थे, तो इस तरह की चीजों का ये हश्र होना ही है। जिस प्रकार परिवार की राजनीति में परिवार से बाहर के लोग हावी हो गए, राजद पूरी तरह से बिखर जाएगा। मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि पैसे से बड़ा वहां पे कोई नहीं है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति और परिवार छोड़ने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये उनका पारिवारिक मामला है। लगता है कि आरजेडी बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं है। देखिए, उनके परिवार का मामला है, छोटी है। मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था। हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। उन्होंने संजय यादव पे आरोप लगाया है। मुझे उनके पार्टी और उनके परिवार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। बिहार में महागठबंधन की करारी शिकस्त के बाद लालू परिवार के भीतर ही कलह शुरू हो गया है। रोहिणी आचार्य के राजनीति और परिवार छोड़ने के पोस्ट पर रामकृपाल यादव ने कहा कि उनका पारिवारिक मामला है। जो पार्टी का नेता अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है, वह बिहार को क्या संभालेगा। पार्टी का नेता अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है तो बिहार को क्या संभालेगा, ये संदेश जा रहा है। देखिए, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। सरकार गठन को लेकर के बातचीत का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर के पटना तक हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे और नई सरकार के गठन से पहले ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। और सूत्रों के हवाले से इस बीच बड़ी खबर है, सोमवार को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। बैठक के बाद सीएम आवास जेडीयू विधायक दल की बैठक की जाएगी और बैठक में नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। तो ये औपचारिकताएं नई सरकार गठन के लिए पूरी की जानी है। बुधवार या गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इस बार संभावित लग रहा है। तो नीतीश पहले विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, उसके बाद से अपने पद से वो इस्तीफा भी देंगे। राज्यपाल को अपना इस्तीफा वो सौंपेंगे और उसके बाद से नई सरकार गठन की प्रक्रिया। और इसी बीच देखिए, पटना से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी की हार की समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव। आरजेडी के विधायक और उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई है। 17 नवंबर को तेजस्वी यादव ने ये बैठक बुलाई है। तो तेजस्वी यादव के आवास पर एक पोलो रोड पर ये बैठक होने वाली है। आपको इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरजेडी ने इस बार आरजेडी को हार का मुंह देखना पड़ा। अब 17 नवंबर को आरजेडी ने बैठक बुलाई है। तो पटना से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के आवास पर ये बैठक होगी। ये चुनाव तेजस्वी के चेहरे की स्वीकार्यता को लेकर भी था, जिसे जनता ने नकार दिया है। तेजस्वी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष मिलकर भी 35 के आंकड़े से आगे नहीं निकल पाया। ऐसे में सवाल तेजस्वी के नेतृत्व पर भी खड़ा हो रहा है और विपक्ष में उनकी भूमिका पर भी। ये रिपोर्ट। साल 2020 तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी का नेतृत्व किया और महागठबंधन जीत के मुहाने पर था। सीटें मिली 110, यानी जोड़ तोड़ के साथ सरकार बनाने के बेहद करीब। 5 साल बाद जब मुख्यमंत्री के घोषित चेहरे पर तेजस्वी चुनावी मैदान में उतरे, तो आरजेडी 15 साल में सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया, या यूं कहिए कि बिहार की सियासत में हाशिए पर। 2025 में सीटें मिली मात्र 25। दूसरे शब्दों में चुनावी इतिहास में आरजेडी का
दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन। कहते हैं जब लोकतंत्र में संख्या बल कमजोर होता है तब नेता की ताकत पर सवाल उठते हैं। इसलिए ये सवाल आज भी सामने है कि क्या वाकई तेजस्वी कमजोर हुए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव हमेशा चर्चा में रहे हैं। कभी सबसे कम उम्र का डिप्टी सीएम बनकर तो कभी सबसे कम उम्र में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनकर। तेजस्वी ने कभी युवाओं का नायक बनने की कोशिश की तो कभी अपनी अगुवाई में विपक्षी गठबंधन की सरकार बनाने की। पिछली बार तो तेजस्वी महागठबंधन को सत्ता की दहलीज तक ले गए, लेकिन इस बार तो आसपास भी नहीं। नतीजा ये रहा कि पूरा विपक्षी खेमा 35 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाया। चुनावी रणनीति और सोच के बिल्कुल विपरीत नतीजे आने के बाद तेजस्वी के नेतृत्व और आरजेडी के भविष्य को लेकर चिंताएं शुरू हो गई हैं। सवाल है कि क्या अपनी सबसे बड़ी हार के बाद तेजस्वी फिर से उभर पाएंगे, क्योंकि बिहार चुनाव में सीट बंटवारे से लेकर टिकट वितरण तक सिर्फ तेजस्वी की चली। लिहाजा सियासी पर्यवेक्षक भी यही पूछ रहे हैं कि क्या तेजस्वी अपनी सबसे बड़ी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेंगे। क्रिकेट का करियर छोड़ साल 2015 में राजनीति में आए तेजस्वी ने बिहार की सियासत में कई कीर्तिमान अपने नाम किए। तेजस्वी की राजनीतिक यात्रा के पहले पड़ाव में ही आरजेडी 10 साल का सूखा समाप्त कर बिहार की सत्ता में फिर से आए। महज 26 साल की उम्र में बिहार के डिप्टी सीएम बने और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदला तो सबसे कम उम्र के नेता प्रतिपक्ष। अब सवाल यह है कि सबसे बड़ी हार के बाद तेजस्वी की अगली रणनीति क्या होगी? क्या फिर से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में विपक्ष की आवाज को मजबूत करेंगे या संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार से शनिवार को दिग्गज नेताओं ने मुलाकात की और सबसे खास बात की मुलाकात चिराग और सीएम नीतीश कुमार की भी रही है। अब नीतीश के चेहरे पर विजय की खुशी साफ तौर पर झलक रही है और आपको बता दें कि लैंडस्लाइड जीत के बाद एनडीए का जोश हाई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद एनडीए गदगद है। रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद नई सरकार के गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ये तस्वीरें हैं सीएम नीतीश कुमार के आवास की, जहां मुख्यमंत्री से मिलने कई नेता पहुंचे और उन्हें जीत की बधाई दी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश ने उनका स्वागत किया और जीत की खुशी में गले लगा लिया। सीएम नीतीश के चेहरे पर ऐतिहासिक विजय की खुशी साफ झलक रही थी। जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात हुई तो खूब ठहाके भी लगे। दोनों नेताओं की मुलाकात की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। सीएम से जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, विजय चौधरी और श्याम रजक ने भी मुलाकात की। बिहार में लैंडस्लाइड जीत के बाद एनडीए का जोश हाई है। पांचों दल अपना अलग अलग जो है बैठ करके अपना नेता का चयन करेंगे और फिर एनडीए एक साथ बैठ करके और केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में जो है फिर विधायक दल के जो एनडीए के विधायक दल के नेता हैं उनका चयन करेगा। यही एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और इसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह का तिथि तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, पूरे बिहार के मतदाता मालिकों को मैं उनको उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ
कि बिहार के लोगों ने जो है सुशासन और विकास पर मुहर लगाई है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो 20 वर्षों की उपलब्धि है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी पर लोगों ने भरोसा जताया। कब तक शपथ ले लिए जाएंगे? नहीं, देखिए ये तो विशेषकर जब हमारे एनडीए घटक दल के नेता बैठेंगे और उस पर निर्णय होगी। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। सीएम नीतीश और पीएम मोदी की जोड़ी पर जनता ने भरोसा जताया है। प्रचंड बहुमत के बाद अब नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देखिए, बिहार की जीत के बाद गुजरात के सूरत में लोगों ने गमछा हिला करके पीएम का स्वागत किया। पीएम ये कहा कि बिहार के लोगों की ताकत हम जानते हैं, हमारा उद्देश्य नेशनल फर्स्ट है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। और मैंने देखा है कि बिहार के लोगों को राजनीति समझानी नहीं पड़ती है। वो दुनिया को राजनीति समझाने की ताकत रखते हैं। बिहार का ऐतिहासिक विजय हुआ हो और अगर हम सूरत से आगे जा रहे हो और बिहार के लोगों को मिले भी ना जाए तो लगता है यात्रा अधूरी रह गई। जीत बिहार में हुई और जश्न पटना से करीब 1800 किलोमीटर दूर गुजरात के सूरत में मनाया गया। बिहार का ऐतिहासिक विजय हुआ हो और अगर हम सूरत से आगे जा रहे हो और बिहार के लोगों को मिले भी ना जाए तो लगता है यात्रा अधूरी रह गई। पीएम मोदी जैसे ही सूरत में बिहार के लोगों से संवाद करने पहुंचे, लोगों ने गमछा लहराकर पीएम मोदी का स्वागत किया। बिहार में तो उसका जश्न होना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन बिहार के बाहर हमने गुजरात में बिहार के 100 साल आन बान शान के साथ मनाए थे। मोदी साहब का हम बहुत सारी तालियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार का बखान करते हुए कहा कि बिहार के लोगों की ताकत हम जानते हैं। पीएम ने साफ साफ कहा, हमें विकसित भारत बनाना है और हमारा उद्देश्य नेशन फर्स्ट है। सूरत की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा, ये जब जब हारते हैं तब तब कोई न कोई बहाना बनाकर रोते जरूर हैं। 1-2 दशक में 50-60 साल तक एक चक्री राज करने वाले लोग इस प्रकार से खत्म हो जाएं, ये साफ साफ उनके लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। वे अपने साथियों को भी पराजय के कारण नहीं समझा पा रहे, वे अपनी पार्टी को भी पराजय के कारण समझा नहीं पा रहे हैं और इसलिए सरल रास्ता ढूंढ लिया है। कभी ईवीएम हरा देता है, कभी इलेक्शन कमीशन हरा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा, बिहार में जमानती लोगों ने जातिवादी राजनीति को फैलाया था। बिहार के लोगों ने जातिवादी राजनीति को नकार दिया और एनडीए का सपोर्ट किया। शुक्रवार को बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में गमछा लहराकर लोगों का स्वागत किया। बिहार के लोगों ने गुजरात में गमछा लहराकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। शायद देश के किसी और नेता में लोगों के साथ इस तरह सीधे कनेक्ट होने की कला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।